सेविका का नाम ये कंबोजलाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के विशेष कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह हाजिर है आपकी जेब से देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, और हर रोज की तरह उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी मौजूद हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कल के कार्यक्रम में हमने देखा कि कुछ एक टिप्पणियाँ ऐसी आई हमारे दर्शकों की कि आवाज़ स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आप? विपुल जी, कल कई सारे दर्शकों की का कमेंट आया कि आवाज़ उनको सही ढंग से ऑडियो सुनाई नहीं पड़ा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि हम कल यात्रा में थे और ये पूरा शो बाहर से रिकॉर्ड हुआ जहां नेटवर्क की समस्या थी और नेटवर्क वीक था। फिर भी हमारी कोशिश थी कि हम शो को कंटिन्यू रखें और जो कल की इतनी बड़ी खबर थी इलेक्टोरल बॉन्ड के को क्वैश करने की, उसके बारे में विस्तार से बता सकें। तो ये कभी कभी रोज़मर्रा के कामकाज में और नेटवर्क पर निर्भरता के कारण आवाज़ में समस्या आती। कई लोगों की शिकायत इस पर आई। आप सबकी टिप्पणियों के लिए, आप सबकी शिकायतों के लिए आपका आभार। वो सब सर माथे पर, क्योंकि आपकी इन टिप्पणियों से, आपकी शिकायतों से ही हमें पता चलता है कि हम सही क्या कर रहे हैं और गलत क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्नेह बनाए रखिए। और आज से हम फिर स्टूडियो में हैं और आपको आवाज़ भी सही मिलेगी और वीडियो भी। तो चलिए, ऑडियो भी सही मिलेगा, वीडियो भी सही मिलेगा और विश्लेषण तो सही मिलेगा ही मिलेगा। तो आगाज़ करते हैं आज के कार्यक्रम का, और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ऑन द शो के ऊपर कि आखिर में आज के कार्यक्रम में हम किन खास बिंदुओं पर फोकस करने वाले हैं। इन कॉलर से हार गई सरकार, क्या है पूरा मामला और कौन सी कॉल्स की बात हम कर रहे हैं, ये डिटेल में बताएंगे आपको। दाल आयात की चुनौती बढ़ी है। जी हाँ, दाल को लेकर के लगातार सरकार के माथे पर बल पड़ा हुआ है। आज कौन सी अपडेट है, थोड़ी देर में जानकारी आएगी। क्या सोने में आएगी और चमक? लगातार सोने में शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। लोगों के लिए परेशानी का भी सवाल है कि सोना महंगा भी हो रहा है, तो क्या अभी और महंगा होगा सोना? क्या कुछ खबरें हैं, डिटेल में बात होगी। दो अर्थव्यवस्थाएं मंदी में, इसके मायने क्या है, कौन सी वो दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, आज इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। और फिनटेक पर आरबीआई की निगाहें टेढ़ी है। फिलहाल आपको बता दें, खाली पेटीएम के लिए नहीं, पूरे फिनटेक को लेकर के काफ़ी कुछ बदल रहा है। क्या है पूरी खबर, डिटेल में होगी बातचीत। और क्या खत्म होगी उड़ानों में देरी, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, करेंगे विस्तार से चर्चा। देश के 150 प्रमुख जलाशयों में से 50% जलाशयों में जल स्तर क्षमता की तुलना में आधे से भी नीचे क्षमता जो है वो लुढ़क गई है। जलाशयों के जलस्तर में लगातार 19वें हफ्ते गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों से पता चला है कि 1/3 से ज़्यादा जलाशयों में क्षमता के मुकाबले 40% से कम पानी है। 54 जलाशयों का स्तर 40% से कम हो गया है, जबकि 23 जलाशयों का स्तर 50% से कम है। सर, रबी की फसल पर हमने असर देखा, अब आगे किस तरीके से आप भविष्य देख रहे हैं? विपुल, जलाशयों के पानी के स्तर पर हम लगातार नज़र रखते हैं और आपको मनी सेंट्रल में बराबर बताते हैं। अब तो रबी की फसल की हार्वेस्टिंग का, कटाई का समय आ रहा है। जलाशयों की जो तस्वीर हमारे सामने उभर रही है, उसमें जो दक्षिण भारत के और मध्य भारत से नीचे के दक्षिण और प्रायद्वीपीय भारत के जो जलाशय हैं, वहाँ पानी की बड़ी समस्या दिख रही है। आपको याद होगा कि पिछले साल मानसून की बारिश भी इस हिस्से में कम हुई थी, पार्शियली, आंशिक रूप से। इस सूखे से प्रभावित हिस्सा था और इसलिए दो बड़ी चिंताएं दिख रही हैं। पहली चिंता तो ये कि जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, वहाँ ये गर्मियाँ कठिन हो सकती हैं और इन गर्मियों में वहाँ पीने के पानी की और सामान्य रूप से पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि वहाँ जलाशयों का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई और सामान्य रूप से पीने के पानी और कई सारे जलापूर्ति के लिए इस्तेमाल होता है। और इन जलाशयों में पानी की कमी इस साल यहाँ गर्मियाँ मुश्किल कर सकती है। और दूसरी बात यह कि अब इस बात पर दारोमदार होगा कि मानसून की परिस्थिति कैसे रहती है। हालांकि हमारे पास मौसम विभाग की तरफ से इस तरीके की खबर है कि अल नीनो का असर जून तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक मानसून सामान्य रूप से नहीं आ जाता और मानसून की बारिश दक्षिण भारत में वापस नहीं लौटती, जिसका एक बड़ा डेफिसिट, बड़ा घाटा पिछले साल का है, तब तक इन जलाशयों में पानी वापस आने की उम्मीद नहीं है। तो चुनावों के आसपास लोगों की चिंताएं इस बात पर भी होंगी कि मानसून की शुरुआत कैसी रहती है, इसलिए गर्मियां दक्षिण भारत के लिए कठिन होंगी। देश की अर्थव्यवस्था से लेकर शेयर बाजार तक की निगाहें अब सबसे बड़े ट्रिगर मानसून पर भी टिकी हुई हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी अनचाहे कॉल्स और मैसेज की समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है। अब सरकार ने इसके समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है, जो कि अनचाहे कॉल्स और मैसेज को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी। इस समिति में दूरसंचार उद्योग, टेलीमार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों और नियामकीय संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। सर, ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं, सफल क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि कॉल्स तो आ रही हैं।
अनचाहे काल की समस्या ज़्यादा और जटिल हो गई है हल होने के बजाय। हमने आपको बताया था कि सरकार ने कहा था कि हम जुर्माना लगाएंगे, कंपनियों को टारगेट भी दिया गया था। आपको पता है कि जो नई समस्या निकल कर आई वो व्हाट्सएप से आई है, क्योंकि अब व्हाट्सएप पर इतने बिजनेस मैसेज और बिजनेस कॉल आने लगे हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं करते थे। तो कॉलर्स या मार्केटिंग कॉल करने वाले लोगों ने दो चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़ी। एक तो सरकार और रेगुलेटरी के तमाम कहने के बाद भी प्राइवेट नंबर से कॉल आना नहीं बंद हुई। दिन भर में आप अगर सक्रिय व्यक्ति हैं तो दिन भर में आपके पास कम से कम आधा दर्जन कॉल्स प्राइवेट नंबर से आती होंगी, जिनको आप इसलिए उठा लेते होंगे कि शायद आपके किसी जानकार का नंबर है और वो किसी बैंक लोन बेचने वाले का, किसी प्रॉपर्टी बेचने वाले का कॉल होता है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी मार्केटिंग मैसेजेस अब व्हाट्सएप के जरिए आना शुरू हो गए, बिजनेस अकाउंट्स के जरिए, जो आपके व्हाट्सएप मैसेजेस को हिट कर में इनबॉक्स में लगातार आते रहते हैं। और इसलिए अब ये बात थोड़ी ज़्यादा जटिल हो गई और इसलिए अब सरकार को एक कमेटी बनानी पड़ गई है। पिछले साल भर हो गया लगभग हम देख रहे हैं इस जद्दोजहद में कोई समाधान निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। एक कमेटी बनाई गई है, एक कमेटी स्पैम कॉल्स को और व्हाट्सएप पर स्पैम कॉल्स को रोकने की कोशिश करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी इसके के प्रमुख होंगे और इसमें टेलीकॉम कंपनियों से और आईटी कंपनियों से बात की जाएगी। फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि हम इस तरीके की कमेटी और इस तरीके की बातें, उस तरीके की कोशिशें पिछले एक साल में बराबर देख चुके हैं। पर हमारा ये जो हमारी जो यंत्रणा है ना, ये जो दिन भर मार्केटिंग सेल्स कॉल की, ये ख़त्म होती नहीं दिखाई देती है। जी, इधर भारत को दाल आयात के लिए नए बाजार तलाशने पड़ रहे हैं। हाल ही में भारत ने ब्राज़ील से 3,000 टन उड़द की दाल का आयात किया है और इस साल 20,000 टन उड़द का और आयात किया जाएगा। इसके साथ ही भारत ने पूर्वी अफ्रीका और म्यांमार जैसे पारंपरिक दाल निर्यातक देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दाल की कीमतों के साथ जानबूझ करके छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, दाल आपूर्ति की कोशिशें में सरकार पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, सफल क्यों नहीं हो पा रही है? भारत में दाल अब खाद्य अर्थव्यवस्था में के हिसाब से सबसे बड़ी चुनौती है। मैं एक आंकड़ा बताता हूँ आपको, पिछले एक साल के दौरान भारत में दालों का आयात 40% बढ़ा है, जबकि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। पर दालों की पूरी गणित पिछले 10 साल में ठीक नहीं हो सकी। 2-3 साल पहले भारत में मिशंस भी लाए गए थे, कोशिशें भी की गई थी और अब भारत का दाल बाजार पूरी तरह विदेशी आयातकों के रहमो करम पर है। ये बात जो विपुल जी ने कही और जो सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई, वो उसका मंतव्य समझना जरूरी है, क्योंकि भारत अपने अधिकतम आयात के लिए म्यांमार, तंजानिया या ब्राजील जैसे देशों पर निर्भर है और उन्हें पता है कि दाल का एक बड़ा बाजार भारत में है। दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, इतनी बड़ी आबादी जिसको दाल चाहिए, इसलिए अब वो लगातार वहाँ के व्यापारी भारत में मांग को देखकर कीमतें बढ़ाते हैं, जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। और फिलहाल खरीफ की फसल भी निकल गई, रबी की फसल भी हो गई। भारत में दाल की मांग और आपूर्ति का अंतर दूर होता नहीं दिख रहा है। ये एक और बेहद महत्वपूर्ण निर्भरता है आयात पर, जो लगातार बढ़ती जा रही है। इधर भारत में एलपीजी का इंपोर्ट बीते 5 साल में 60% बढ़ गया है। मांग में बढ़ोतरी और घरेलू सप्लाई स्थिर रहने की वजह से एलपीजी के इंपोर्ट में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में आयात 11.4 मिलियन मीट्रिक टन था, जो कि 2022-23 में बढ़कर के 18.3 मिलियन मीट्रिक टन हो गया था। 2022-23 तक बीते 5 साल में घरेलू एलपीजी के उत्पादन में 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि खपत 22% बढ़ी है। सर, ये बड़ी चुनौती है भारत के आत्मनिर्भरता के लिए। विपुल जी, ऊर्जा क्षेत्र में भारत की समग्र आत्मनिर्भरता, समग्र असफलताओं का एक और पहलू है। हम विस्तार से आपको बता चुके हैं इकोनॉमिकम में कि अगर पिछले 10 सालों में भारत की ऊर्जा क्षेत्र की कोशिशों को देखा जाए तो रिकॉर्ड बहुत खराब है। हमारी कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ती चली गई, 80% से ऊपर निकल गए। नेचुरल गैस के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ती चली गई और अब एलपीजी की स्थिति है। 6 साल पहले भारत में एलपीजी की इंपोर्ट डिपेंडेंस 49% थी, 6 साल बाद वो 64% हो गई। यानी भारत में अगर 100 केजी एलपीजी की खपत हो रही है तो उसमें 64% एलपीजी इंपोर्टेड है, जो इंपोर्ट करके भारत में लाई जा रही। इस बीच में सरकार ने क्लीनर फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए उज्ज्वला जैसी योजनाएं और नेटवर्क बढ़ाकर लोगों के हाथ में सिलेंडर तो पहुंचा दिए, पर सिलेंडर के पीछे आयात पर निर्भरता थी और वो बढ़ती चली गई। इसका खलनायक कौन? इसका खलनायक ये है कि भारत में पिछले 6 साल में एलपीजी का घरेलू उत्पादन केवल 14% बढ़ा है, खपत बढ़ी है 32%। और इसलिए भारत अब अपनी ज़रूरत की लगभग 70% एलपीजी आयात कर रहा है, जो कि भारत का मुख्य, खासतौर से शहरी इलाकों में और अब ग्रामीण इलाकों में भी मुख्य कुकिंग फ्यूल है। तो भारत का मुख्य ड्राइविंग फ्यूल और भारत का मुख्य कुकिंग फ्यूल और इसके अलावा भारत का मुख्य इलेक्ट्रिक या बिजली फ्यूल, तीनों, कोयला, एलपीजी और पेट्रोल डीजल, जिनको आप मुख्य ड्राइविंग फ्यूल कह सकते हैं, इन तीनों पर भारत की आयात निर्भरता
भारत के आयात बजट को, भारत के इंपोर्ट बजट को बिगाड़ने के लिए को बिगाड़ भी रही है। और फिलहाल अभी हमें तात्कालिक तौर पर विपुल इसका कोई समाधान भी मिलता नहीं दिखाई दे रहा है कि भारत में एलपीजी का घरेलू उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सके। सवाल तेल कंपनियों से ज़रूर पूछा जाना चाहिए, जिनके पास इस बात की, जिन पर जिम्मेदारी है कि वो भारत को तेल में, ऊर्जा में कम से कम थोड़ी तो आत्मनिर्भरता दें, थोड़ी तो बढ़ोतरी दें। पिछले 10 साल में हमने इसमें कोई प्रगति नहीं देखी। इधर महंगा होने के बाद भी सोने की मांग ऊंची रह सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2024 में भारत में सोने की मांग बढ़कर के 800 से 900 टन के बीच रहने का अनुमान है। साल 2019 से अब तक भारत में सोने की मांग 700 से 800 टन की सीमा में रही है। साल की दूसरी छमाही के दौरान सोने की खरीदारी में तेजी आने की उम्मीद है। WGC का कहना है कि अच्छे मानसून की वजह से सोने की मांग में तेजी देखने को मिलेगी। आम चुनाव के बाद सोने की मांग में इजाफा हो सकता है। तो ये बातें निकल करके आई हैं WGC की तरफ से। सर, क्या कुछ आउटलुक दिखाई दे रहा है और सरकार भी चाहती है कि इस तरह की डिमांड जो है वो थोड़ी सी डिस्करेज की जाए? पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ से देखें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो परिस्थितियां बनती दिख रही हैं महंगाई को लेकर, और इसके अलावा ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की वापसी है उसे टलने को लेकर, और इसलिए हम सोने की कीमतों में ग्लोबल स्तर पर तेजी देख रहे हैं। सोना लगातार $2000 प्रति औंस के ऊपर बना हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बुलिश ट्रेंड सोने में बना है पिछले साल से, और वो अभी भी मौजूद है जब तक अर्थव्यवस्थाओं में कोई बेहतरी नहीं दिखती। आज अभी मैं आपको इसी कार्यक्रम में बताएंगे कि दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी में स्लिप कर गई हैं, यूके और जापान। मंदी की संभावना बढ़ते ही सोना और ज़्यादा चमकता है, क्योंकि इनकी करेंसीज पर उसका असर होता है, और इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इनकम एसेट से और करेंसी एसेट से निकलकर गोल्ड एसेट्स की तरफ मूव करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के मार्केट के हिसाब से देखें तो सोने की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर है, कीमतें भी ऊंची हैं। भारत में WGC का कहना है कि 900 टन से ज़्यादा आयात होगा, और भारत की सरकार की सबसे बड़ी चिंता भी है। पिछले 1 साल के भीतर विपुल जी, सरकार ने गोल्ड के इंपोर्ट को डिस्करेज करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए तमाम उपाय किए हैं, लेकिन रिकॉर्ड इंपोर्ट है भारत में गोल्ड का इस महंगी कीमत पर भी। और अब चूंकि गोल्ड फिजिकल के साथ साथ डिजिटल और निवेश के विकल्प के तौर पर भी सामने आया है, इसलिए गोल्ड की जो ओवरऑल डिमांड है वो सामान्य दिनों से और ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो गोल्ड निवेश की दृष्टि से अभी बेहतर रिटर्न देने की स्थिति में है, और इस महंगी कीमत पर भी खरीद जारी है। चलिए, तो ये अभी आपको सस्ता होने की अगर आप इंतजार कर रहे हैं सोने का, तो फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं तकनीकी तौर पर मंदी की चपेट में हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में लगातार चौथी तिमाही में 0.3% की गिरावट आई है। वहीं जापान की अर्थव्यवस्था में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। कृषि अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों में गिरावट आने को मंदी के रूप में देखा जाता है। साल 2020 की पहली छमाही के बाद ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पहली बार मंदी में आई। अर्थव्यवस्था का आकार घटने से जापान अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रहा है, और इसकी जगह अब जर्मनी ने ले ली है। सर, दुनिया की ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा अगर 2 अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में हैं? ब्रिटेन और जापान को हम अलग अलग करके देखते हैं, क्योंकि इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के आयाम अलग अलग हैं। ब्रिटेन में 14 साल से जो इकोनॉमिक डिक्लाइन चल रहा है, जो कंजर्वेटिव पार्टी के दौर से आना शुरू हुआ था, वो संभल नहीं पाया। और ब्रिटेन में चूंकि ये आंकड़ा जो मंदी में स्लिप करने का है, क्योंकि लगातार हम ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में गिरावट देख रहे हैं। ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं इस साल, और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो कोविड के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आए, कम से कम थोड़े तो ग्रीन शूट्स, थोड़ी तो उम्मीदें जगती दिखाई दें। लेकिन टेक्निकली 2023 में ब्रिटेन तकनीकी तौर पर रिसेशन में चला गया, क्योंकि जीडीपी की ग्रोथ रेट में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। और ये बेहद बड़ी चुनौती है ब्रिटेन की सरकार के लिए, जो चुनाव में जाने वाली है, क्यों मंदी की अर्थव्यवस्था के साथ चुनाव में जाएगी। दूसरी तरफ जापान है। जापान की अर्थव्यवस्था तकनीकी तौर पर रिसेशन में इसलिए आ गई क्योंकि लगातार दूसरा क्वार्टर था जहां अर्थव्यवस्था में स्लिपेज दिखाई दिया। हालांकि जापान की अर्थव्यवस्था में इसके कई सारे और भी कारण थे। जापान ने ब्याज दरों को लेकर एक सख्त रुख अपनाया था, ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं की थी, महंगाई बढ़ी थी तो उसका सामना करने की कोशिश की गई थी, महंगाई का भी असर दिखाई दिया था। लेकिन अब वहाँ डिमांड पर इसका असर दिखने लगा है। जापान का रिसेशन में स्लिप करना दुनिया के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की तो स्थिति ब्रेग्जिट के बाद से ऐसी ही है, नरम गरम ही है। यूके की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी रिकवरी ब्रेग्जिट के बाद से नहीं दिखाई दी। लेकिन जापान एक ऐसा डेस्टिनेशन बन रहा था जहां चीन से निवेश शिफ्ट हो रहा था। हम आपको बता भी रहे थे कि चीन से निकलने वाले जो निवेशक हैं वो अपना पैसा जापान में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जापान में इस क्वार्टर के आंकड़े ने इस उम्मीद को कि जापान में मजबूती दिखेगी उसे निराश किया है। अगर ये क्वार्टर के बाद रिकवरी आती है तो शायद हो सकता है उत्साह में कुछ बढ़ोतरी हो, लेकिन हमें देखना होगा कि अगले 1 महीने 1.5 महीने के भीतर कैपिटल का फ्लो दुनिया में किस तरफ वापस होकर घूमता है, क्योंकि जापान
चाइना के डिक्लाइन की स्थिति में, चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति में एक उम्मीद की संभावनाओं का बाजार बनकर उभर रहा था। तो अब देखिए जापान डिक्लाइन में है, यूके की अर्थव्यवस्था डिक्लाइन में है, चीन को लेकर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 5% से नीचे की विकास दर बनने की संभावना दिख रही है। तो तीन ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ग्लोबल ग्रोथ के लिए, ग्लोबल मांग के लिए, डिमांड के लिए बड़ी चुनौती रहेंगी। अगले कुछ महीनों में हमें IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया की एजेंसियों के आकलन बदलते दिखाई देंगे इन दोनों आंकड़ों के बाद। चलिए, तो अभी भी जो है एक तरीके से अर्थव्यवस्थाओं के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत जो है वो आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई के बाद अब आरबीआई की नज़र कई और पेमेंट्स बैंक पर है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने करीब 50,000 ऐसे खातों का पता लगाया है जिनमें कि KYC का सत्यापन हुआ ही नहीं है। इन खातों में से 30,000 खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा अन्य पेमेंट्स बैंक से संबंधित हैं। इन खातों की जानकारी आरबीआई के पास है और इसकी जांच की जा रही है। सर, बाकी फिनटेक कंपनियों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है आने वाले समय में? बिल्कुल, भारत के पूरे डिजिटल फिनटेक स्पेस में जबरदस्त उथल पुथल है। अगर हम एक मुहावरे का इस्तेमाल करें तो जैसे कबूतरों के बीच बिल्ली छोड़ देने वाली स्थिति होती, वही स्थिति एकदम चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। और इसके पीछे दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो जो FATF की गाइडलाइंस है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, उसके आधार पर जब भारत के डिजिटल स्पेस की, फिनटेक स्पेस की पड़ताल की गई तो कई चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आई, जिसमें पेटीएम सबसे बड़ा प्रमुख था, क्योंकि पेटीएम के KYC में तमाम खोट और खामियां पाई गई थी। इसके अलावा माना जा रहा है कि कम से कम 3 और पेमेंट बैंक्स ऐसे हैं जिनके KYC को लेकर, जिनमें ग्राहकों के सत्यापन को लेकर कई सारी गफलत और खामियां पाई गई हैं। यह समस्या 2021 के 22 के बाद और ज़्यादा निकलना शुरू हुई थी। आपको याद होगा कि HDFC के ऊपर पहले कार्रवाई की थी, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप को लेकर कार्रवाई हुई। तो भारत में जो सबसे उभरता हुआ डिजिटल स्पेस था वो पीछे उतना अपारदर्शी था जिसकी उम्मीद नहीं की जाती थी। और इसलिए अब आरबीआई ने इसकी सफाई और इसकी क्लीनिंग शुरू कर दी है। स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है जैसे आरबीआई ने फिनटेक कंपनियों को परोक्ष रूप से कह दिया है कि KYC को लेकर कहीं कोई समझौता नहीं होगा, पारदर्शिता को लेकर कहीं कोई समझौता नहीं होगा। तो अब अगली गाज किस पर गिरेगी, अगला किस पर सख्ती होगी? हालांकि इतनी बड़ी सख्ती जैसी पेटीएम पर हुई ऐसी होने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन जांच पड़ताल बढ़ने के कारण, पूछताछ बढ़ने के कारण इन फिनटेक कंपनियों के लिए कामकाज करने की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेंगी। सर, जैसा आपने बताया कि पूरी फिनटेक कंपनियों का जो एक तरीके से सिस्टम है वो पूरी तरह हिल चुका है। अब इसका असर बाजार पे कैसे होगा, क्योंकि लोगों की निर्भरता काफ़ी हद तक इन फिनटेक कंपनियों पर हो चुकी है। दो बड़े ट्रेंड बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, भारतीय बाजार में जब भारत की बैंकिंग सेवाओं के बाजार में जब कंप्यूटराइजेशन आया तब तो सारे बैंकों ने उसको पार्टिसिपेट किया, कुछ देर से आए, कुछ बाद में आए। पर जब फिनटेक आई, जब सपोर्टिव सर्विसेज का नेटवर्क आया, तो उसमें प्राइवेट कंपनियों ने बड़े बैंकों को पीछे छोड़ दिया। इसलिए भारत में लोग बैंक तो इस्तेमाल कर रहे थे, एक्सिस, HDFC या SBI या कैनरा या बैंक ऑफ बड़ौदा, पर वो पेमेंट के लिए किसी पेमेंट ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, किसी वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी जो सबसे नया और सबसे तेजी से दौड़ता क्षेत्र था उसमें बैंक थोड़ा पिछड़ गए। बैंकों के पास क्षमताएं थी पर बैंकों के उतने ऐप, वॉलेट और बाकी सेवाएं तकनीकी तौर पर सामने नहीं आ पाई। बाजार में एक बड़ा शिफ्ट दिख रहा है। मेरी बॉम्बे में कई सारे फिनटेक कंपनियों से बात हो रही थी और उनका डर यह है कि रिजर्व बैंक की सख्ती के कारण अब उनके पास जो बाजार नए ग्राहकों का आया था वो वापस इन बैंकों की तरफ चला जाएगा। और पिछले फिनटेक के प्रकरण के बाद जो प्रमुख बैंक हैं, क्योंकि उनके पास तो KYC के नियम साफ सुथरे हैं, सरकारी और निजी बैंकों को रिजर्व बैंक के रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। फिनटेक के लिए तो नियमों कानूनों का स्पेस अभी तैयार हो रहा है, बन रहा है। तो उनके लिए मौका, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इस फिनटेक स्पेस में आगे आकर अपने फिनटेक बिजनेस को आगे ले आएँ। क्योंकि अभी क्या है, अभी उनके पास जो बिजनेसेस हैं वो डिपॉजिट के, लेंडिंग के, ट्रांसफर्स के, क्रेडिट के हैं। पर जहां कंज्यूमर फाइनेंस, कंज्यूमर रिलेटेड बिजनेसेस की बात आती है, वहां जो आगे चलने वाली कंपनियां थीं वो पेमेंट बैंक्स थीं, वो मोबाइल वॉलेट्स थे या जो पेमेंट ऐप्स थे। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शिफ्ट है, क्योंकि अगर फिनटेक कंपनियों पर समस्या बढ़ती चली गई, उनके कामकाज में पारदर्शिता के सवाल गहरे होते चले गए, उन पर रेगुलेटर का दबाव बढ़ता चला गया, तो ग्राहक वापस पुराने बैंकों की तरफ शिफ्ट करेंगे और उन्हें एक मौका मिलेगा कि जो क्रांति से वो बाहर रह गए थे, उस क्रांति की से निकलने वाले जो लोग हैं या उनसे निकलने वाले जो ग्राहक हैं, उन्हें वो वापस हासिल कर सकें। ठीक। इस बीच बजट एयरलाइंस को अपना ऑपरेशन दिल्ली एयरपोर्ट से शिफ्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट चाहता है कि बजट एयरलाइंस अपना संचालन नए बन रहे नोएडा और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर शिफ्ट करें। सर, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है सर?
दिल्ली एयरपोर्ट इस समय भारत में विमानों की उड़ानों की देरी के मामले में सबसे ज़्यादा कुख्यात हो गया है। और चूंकि दिल्ली से करीब करीब 8,000 साढ़े 8,000 से ज़्यादा फ़्लाइट्स पर वीक फ्लो कर उड़ती हैं जो इसमें लो कॉस्ट एरियर और बड़ी एयरलाइंसेस भी हैं। तो दिल्ली से आने वाले विमानों की देरी के कारण पूरे देश में विमानों की आवाजाही और उड़ानें प्रभावित होती हैं। दिल्ली और मुंबई ये दोनों ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कंजेशन के कारण बदनाम है। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको हर रोज़ ये पता चलता होगा कि दिल्ली में कंजेशन है या बॉम्बे में कंजेशन है, और यही दो बड़े हब हैं। इन दोनों ही हब से सारी विमानन कंपनियां उड़ान भरती हैं और यहीं से उनके ऑपरेशन और संचालन होते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने यह कहा है कि जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं, जो बजट एयरलाइंस हैं, उनको दिल्ली के अन्य एयरपोर्ट्स पर शिफ्ट किया जाए। हिंडन एक एयरपोर्ट है जो तैयार हो गया है, सामान है, जो सरकार की उड़ान स्कीम थी उसके तहत वहाँ से उड़ानें भी शुरू हुई थी। दूसरा जो नया एयरपोर्ट बनने की तैयारी हो रही है जेवर में, वहाँ उसे शिफ्ट किया जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, एयरपोर्ट अधिकारियों से बात हुई 1-2 दिन पहले तो हमारी ये पता चला कि सरकार और एविएशन मंत्रालय इस बात से परेशान है कि वो उड़ानों की देरी को कैसे रोके। एयरपोर्ट के ऊपर इतना प्रेशर है उड़ानों का और इतनी ज़्यादा उड़ानें लैंड करती हैं और फ्लाई करती हैं कि पूरा का पूरा नेटवर्क कंजेशन का शिकार हो जाता है। तो उसकी एक ही उसका रास्ता है कि जो सपोर्टिव या जो आसपास के एयरपोर्ट्स हैं उन पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए। तो दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से बात कही गई है। इससे लगता है कि धीमे धीमे आने वाले समय में जो पड़ोस के एयरपोर्ट्स हैं उनके ऊपर ट्रैफिक बढ़ाया जाएगा ताकि बड़े हवाई अड्डों पर थोड़ी देरी कम की जा सके। चलिए अगर ये प्रयास कब तक सफल होता है ये देखने वाली बात होगी। अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट झटपट में। लाल सागर संकट और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच जनवरी में देश का निर्यात 3.12% बढ़कर के 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जिसकी वजह से देश का व्यापार घाटा कम होकर के 9 महीने के निचले स्तर पर आया। जनवरी महीने में 30 प्रमुख क्षेत्रों में से 18 में सकारात्मक वृद्धि देखने को मिली है। एक बार फिर बड़ी छटनी की हो रही है तैयारी। टेलीकॉम उपकरण कंपनी सिस्को सिस्टम और स्पोर्ट्स वेयर कंपनी नाइकी ने वर्कफोर्स को घटाने की घोषणा की है। सिस्को 4,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटाने जा रही है, वहीं नाइकी ने अपने टोटल वर्कफोर्स में 2% कटौती करने की योजना बनाई है। फंसे हुए कर्ज या बैड लोन से उभरने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया 2700 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। ये पैसे जुटाने से NARCL बैंकों को से करीब 20,000 करोड़ रुपए का खराब उधार हासिल करने में मदद मिलेगी। NARCL फिलहाल नकद भुगतान के रूप में 15% का प्रतिफल प्रदान करता है और बाकी 85% का भुगतान उधार की वसूली पर दी गई सुरक्षा रसीदों के अंत में 5 साल के अंत में किया जाता है। सर ये 3 महत्वपूर्ण खबरें। सबसे दिलचस्प खबर आखिरी वाली विपुल जी आपने बताई। भारत में कर्ज बैंकों के फंसे हुए कर्ज को उबारने के लिए जो बैड बैंक बना था, सामान्य भाषा में उसको बैड बैंक ही कहते हैं, तकनीकी भाषा में वो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड NARCL है, वो कर्ज खरीदने के लिए कर्ज लेने जा रहा है। उसकी तैयारी ये है कि वो 2700 करोड़ रुपए का कर्ज लेगा 5 साल के लिए। किससे लेगा? उन्हीं बैंकों से लेगा जिन बैंकों ने अपना कर्ज उसको बेच रखा है। ऐसा वैसा क्यों करने वाला है? क्योंकि उसे 2700 करोड़ रुपए चाहिए जिसके जरिए वो बैंकों का फंसा हुआ कर्ज खरीद सके। जब NARCL किसी बैंक से फंसा हुआ कर्ज खरीदता है तो 15% उस कर्ज का हिस्सा, जो भी उसकी वैल्यूएशन निकलती है उसका 15% NARCL को उस बैंक को देना पड़ता है। बाकी वसूली पर निर्भर है, कितनी वसूली हो जाए उससे मिलता है। तो भारत का बैड बैंक, उसके पास पूंजी नहीं है, उसके पास फंड्स नहीं है और वो ये चाह रहा है कि उसे बैंक कर्ज दें, उस कर्ज के जरिए वो फंसा हुआ कर्ज खरीदेगा और फिर उस कर्ज की वसूली करके वो पैसा वापस करेगा। दिलचस्प बात है देखने वाली कि एसेट की भारत के बैड बैंक को नए कर्ज लेने की छूट मिलेगी कि नहीं, लेकिन चर्चा यह है कि बैड बैंक ने 5 साल के कर्ज के लिए कई बैंकों से बात करनी शुरू कर दी। 20,000 करोड़ रुपए का डूबा हुआ कर्ज खरीदना चाहता है भारत का बैड बैंक। डूबे हुए कर्ज को खरीदने के लिए नए कर्ज की कोशिश की जा रही है। चलिए खैर ठीक है, कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन सर चलते चलते जानना चाहेंगे इस बार के इकोनॉमिकम में क्या कुछ खास रहने वाला है। इस बार के इकोनॉमिकम में इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हम आपको विस्तार से इस बार इकोनॉमिकम में बताएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है और ये राजनीतिक चंदों का जो पूरा धंधा है, इसे जितना ये बढ़ता गया है, इसे छिपाने की कोशिशें उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली गई। कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आए, बने, कैसे भारत की 2-3 बड़ी एजेंसियों ने पहले दिन से इसे स्वीकार नहीं किया, उसके बाद भी इसे लागू किया गया और अंततः सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रक डाउन हुए। और दुनिया भर में चंदों को लेकर जो उठने वाले सबसे बड़े सवाल हैं वो भारत में कितने मुखर हो गए हैं और इसके बाद अब आगे क्या होने वाला, हम विस्तार से वो चीज़ें बताएंगे जो शायद इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपने अभी तक
नहीं सुनी होंगी कि ये सब हुआ कैसे। आखिर भारत की तमाम बड़ी एजेंसियों के सामने उनके विरोध के बावजूद इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैसे लाए गए, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में रेखांकित तौर पर की है। विस्तार से इस बार सुनिए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो इस बार का इकोनॉमिकम बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत डिटेल में हर पहलुओं पर इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। चलिए फिलहाल मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। लेकिन आप लोग लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और इस पूरे वीकेंड पे बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज़ जो है मनी 9 लेकर के आता है, उन कार्यक्रमों को देखिए, उनसे सीखिए। हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का